गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जिसमें हमने कल की क्लास में नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेके 44 तक पढ़े थे। तो क्लास थोड़ी अधूरी रह गई थी, थोड़ी नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद बच रहे थे, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आज का हमारा टॉपिक वैसे कल की क्लास में पढ़ लिया था, अधूरा रह रहा है, वहां से स्टार्ट करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जिसमें हमने सामान्य जानकारी को देख लिया था, इसका भाग 4 है और ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इसका उल्लेख है। और ये आयरलैंड के संविधान से इसको अपनाया गया है। ये तमाम जानकारी हमने कल ले ली थी। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 44 तक पढ़ लिया था, हम उसका बाद में एक रिवीजन और कर लेंगे। अब अनुच्छेद 45 से पढ़ लेते हैं इसको। अनुच्छेद 45 बिल्कुल सिंपल है, आप देखते जाओ, एक बार वीडियो को और देख लेना, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार रीडिंग मार लेना। जैसे 4, 5, 6 अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की देखभाल एवं निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 में यह बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की देखभाल एवं निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, जिसमें राज्य की यह जिम्मेदारी होगी कि अपने राज्य के 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा और बालकों की देखभाल संबंधित बातों का उल्लेख किया गया। अब इसमें क्या होता है, जब 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था, जिसमें एक बात को वो लागू किया गया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित ये विधेयक बनाया गया, कानून बनाया गया, जिसमें अनुच्छेद 45 से इसको हटा के, जब हमने मौलिक अधिकारों में भी पढ़ा था, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 क में उसको यहाँ पे उसको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की जो ये शर्त थी, इसको हटा के मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया। अर्थात जो ये 45 में था, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। अर्थात यहाँ से उठा के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 क में इसको शामिल कर दिया गया। तो अब इसमें यह तो है नहीं कि यहाँ बिल्कुल खाली है, तो इसकी जगह यहाँ पे 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम के बालकों की शिक्षा एवं उनकी देखभाल संबंधित प्रावधान इसमें शामिल कर दिया गया। फिर उसके बाद में है अनुच्छेद 46 अनुच्छेद 46 ये कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान की बात कही है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग अर्थात SC, ST, OBC के उत्थान संबंधित विशेष सामाजिक प्रावधान की बात कही गई है। इसमें अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस अनुच्छेद को बनाया गया,
जिसमें इनको ये छात्रवृत्ति वगैरह मिलती है शिक्षा में, छात्रवृत्ति संबंधित ये प्रावधान मिलते हैं सहायता, इसमें यह अनुच्छेद 46 के तहत इनको मिलती है। अर्थात इसमें एससी, एसटी और ओबीसी के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा संबंधी जो भी इनको सहायता मिलती है छात्रवृत्ति वगैरह, वो अनुच्छेद 46 में है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में से स्टार्ट हो रहा है, अर्थात स्वास्थ्य संबंधी बात कही गई है, जिसमें स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। जिसमें नशीले पदार्थ होते हैं उन पे प्रतिबंध लगाई गई है, जैसे मादक पदार्थों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य व्यक्ति का जीवन स्तर को उच्च रखा जाएगा, अर्थात स्वास्थ्य संबंधी बातों को ध्यान रखा जाएगा। जिसमें मादक पदार्थ में कई प्रकार की नशीली चीज आती है, अफीम वगैरह, ड्रग्स, चरस, गांजा वगैरह ये होते हैं, इन पे प्रतिबंध है। अर्थात अनुच्छेद 47 के तहत मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य को, जीवन स्तर को ऊंचा रखा जाएगा, अर्थात जीवन का विशेष ख्याल रखा जाएगा, स्वास्थ्य संबंधित बात कही है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे अनुच्छेद, इसको साफ कर देते हैं, 47 तक हमने देख लिया। अब देखेंगे अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 है, अर्थात ये एग्रीकल्चर, कृषि, पशुपालन। अनुच्छेद 47 पढ़ लिया हमने, स्वास्थ्य संबंधी, जिसमें मादक पदार्थों पर प्रतिबंध संबंधित है, अर्थात ये ड्रग्स का सेवन करना और ये मादक पदार्थों का सेवन करना छोड़ देगा तो उसके बाद हम क्या करेगा, कृषि पशुपालन अपनाएगा। इसको हम याद रखने की ट्रिक समझ सकते हैं, कृषि पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 में कृषि संबंधित विशेष प्रकार की तकनीकियां अपनाई जाएंगी, पशुपालन संबंधित इसमें प्रावधान किए गए, पशुओं को कैसे इनके स्वास्थ्य संबंधी ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, इस बात को इसमें शामिल किया गया, संगठन को कैसे एकत्रित किया जाएगा। फिर उसके बाद में इसका एक और भाग बना दिया गया, जैसे कै वगैरह जुड़े हुए 44 संविधान संशोधन 1976 के तहत में इनको जोड़ा गया था। इसमें है पर्यावरण को शुद्ध रखा जाएगा, और उसके बाद में वन्य जीव का संरक्षण। अनुच्छेद 48 में तो कृषि पशुपालन का संगठन संबंधी बातों को शामिल किया गया, और अनुच्छेद 48 का एक भाग बनाया गया जिसमें पर्यावरण, वन्य जीव का संरक्षण संबंधित बातों को ध्यान में रखा गया है। फिर उसके बाद में है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण की बात कहता है, के संरक्षण। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक के संरक्षण की बात कहता है, जो कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं, जैसे कई प्रकार के किले, आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला आदि, ये राष्ट्रीय धरोहर की सूची में शामिल हैं। इनको धरोहर के रूप में हम कह सकते हैं धरोहर। जो ये किले वगैरह है राष्ट्रीय स्मारक की सूचियों में है, धरोहर वगैरह है, इनको वहां की सरकारी पर, जैसे आगरा का किला है तो यूपी की सरकार इस पर संरक्षण की कार्य करेगी, अर्थात संरक्षण संबंधी जो कानून वगैरह बनाएगी वो यूपी की सरकार बनाएगी, इसलिए वहां की सरकारों को इसको विशेष अधिकार दिया गया है स्मारक संबंधी। फिर उसके बाद में है अनुच्छेद
50। अनुच्छेद 50 अर्थात 100 में से ये 50-50 अलग अलग करते हैं, उस आधार पे हम समझ सकते हैं। पृथक्करण, पृथक्करण। अब इसमें पृथक्करण किसका होगा, अलग अलग डिवाइडेशन किसका होगा, जिसमें है कार्यपालिका और दूसरा है न्यायपालिका। अनुच्छेद 50 में इनके पृथक्करण की बात कही है, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से सही तरीके से स्थापित करने के लिए दोनों के पृथक्करण की बात कही गई है, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक रखा जाएगा, अर्थात इनको अलग अलग रखा जाएगा। फिर उसके बाद में है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अर्थात 50 से ज्यादा है तो बाहर जा रहा है, विदेशी। विदेशी नीतियां, जिसमें अनुच्छेद 51 में भारत की विदेशी नीति, भारत की विदेशी नीति अंतरराष्ट्रीय शांति व समझौते, आदि बातों को इसमें शामिल किया गया। भारत की विदेशी नीति किस प्रकार से विदेशों के साथ संबंध रहेंगे, अंतरराष्ट्रीय शांति कैसे प्रकार से शांति और समझौते की इसमें बात कही गई है। जो बाहर विदेशी संबंधी जो भी समझौते होते हैं, वो नीतियां बनाई जाती है विदेश की, वो इसमें अनुच्छेद 51 में शामिल है। इस प्रकार से हमने इनको अनुच्छेद संबंधित ये पढ़ा है, तो एक बार हम इसका शुरू से रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में आयरलैंड से अपनाया गया है, जो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई है और अनुच्छेद 37 में ये न्यायालय में परिवर्तन नहीं है, विवाद योग्य नहीं है, साक्ष्य को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बातों का ध्यान रखा जाएगा, व्यक्ति के स्तरों को मजबूत किया जाएगा। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया, जिसमें इसके 3 भाग बनाए गए हैं। एक भाग है समान कानूनी एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। ख में कहा गया कि धन का स्वामित्व सार्वजनिक हितों में, सार्वजनिक धनों का हित, सार्वजनिक धन का स्वामित्व सार्वजनिक हितों में हो। और ग में कहा गया है 39 ग में धन का समान रूप से वितरण हो। और अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि पंचायत राज के गठन की बात कही गई है। फिर अनुच्छेद 41 में शिक्षा के स्तर कैसे सुधार जाए, रोजगार के अधिक से अधिक उपलब्ध अवसर कैसे उपलब्ध करवाए जाए और वृद्ध और विकलांग लोगों की सहायता संबंधित है। अनुच्छेद 42 है जो कार्य की मानवीय दशाओं का प्रबंध अर्थात महिला प्रसूति सहायता संबंधी उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 43 में उद्योगों संबंधी, जिसमें कुटीर उद्योग, मजदूरों के जीवन निर्वहन संबंधी बात कही गई है। और इसमें एक भाग बनाया गया है जिसमें कहा गया है कि उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक सिविल संहिता को अपनाया गया है। और अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। और अनुच्छेद 46 में SC, ST, OBC के उत्थान की विशेष बात कही गई है। अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य संबंधी बातें, जिसमें मादक पदार्थों पर प्रतिबंध रहेगा। अनुच्छेद 48 में कृषि, पशुपालन एवं इस बातों को शामिल किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 48 में पर्यावरण व वन्य जीवों का संरक्षण, इसमें अनुच्छेद 48 क में शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों को शामिल किया गया है, जबकि अनुच्छेद 50 में, जिसमें पृथक्करण की बात कही गई, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग रहेंगी। और अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीतियां, अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौते। इस प्रकार से हमने नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक पढ़े हैं। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। उसके बावजूद भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूज रहता है, दिक्कत होता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।